हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था इनपुट यूनिट्स के बारे में और आउटपुट यूनिट्स के बारे में। इनपुट यूनिट में हमारे कीबोर्ड, माउस, पेन और इन सब के बारे में बात करी थी। वहीं पर हमने आउटपुट यूनिट की बात करी थी। तो आउटपुट यूनिट के अंदर हमने बात करी थी सीआरटी मॉनिटर्स की। सीआरटी की फुल फॉर्म पहले बता दो मुझे। तो सीआरटी की फुल फॉर्म होती है हमारी कैथोड रे ट्यूब। अब सीआरटी के अंदर हमने बात करी थी फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन की। और फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन के ऊपर जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स आके स्ट्राइक करते थे तो वहाँ पे एक फिनोमिना जनरेट होती थी और उस फिनोमिना का नाम क्या था? फॉस्फोरेसेंस। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। दूसरे टाइप के हमने मॉनिटर की बात करी थी, वो थे हमारे फ्लैट पैनल मॉनिटर्स थे। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे प्रिंटर्स की ओर। प्रिंटर के बारे में सबको पता है कि प्रिंटर का काम क्या होता है, प्रिंट करने का काम होता है। और ये किस टाइप का डिवाइस होता है? तो ये होता है हमारा आउटपुट डिवाइस। ये क्या होता है? हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, जिसका काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन को प्रिंट करना पेपर के ऊपर। अब हमने क्या किया कि जो प्रिंटर था उसको भी हमने दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। एक टाइप के प्रिंटर कहलाए हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरे टाइप के प्रिंटर कहलाए हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट के बारे में हमारा जानना पहले ज़रूरी है। इम्पैक्ट आखिर होता क्या है? अगर मैं कहता हूँ कि एक तरफ से एक गाड़ी चल के आ रही थी, दूसरी तरफ से दूसरी गाड़ी चल के आ रही थी, तो इन दोनों गाड़ियों के बीच में जब टक्कर हुई तो उस टक्कर को हमने क्या कहा? यहाँ पर इम्पैक्ट कहा है। तो यहाँ इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर टक्कर किस किस की होती थी? पेपर की और हैमर की, जिसकी वजह से इन प्रिंटर्स को हम क्या कहते थे? इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहते थे। अब जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं हमारे, उनके अंदर होता क्या था कि भैया यहाँ पर ये आपका ए लेटर लिखा हुआ है। अब इस ए लेटर को यहाँ पर इस डंडी के साथ जोड़कर यहाँ आपके पास जो आपकी की है, जिसको आप प्रेस करोगे तो ये ए टाइप होगा, इसके साथ जोड़ दिया जाता था। अब आपने क्या करा? इस ए के ऊपर प्रेस किया। तो जैसे ही आपने ए के ऊपर प्रेस किया तो ये हैमर उठा। ये हैमर हमारा बीच में रिबन के साथ था, तो इस रिबन के ऊपर टच होते हुए हमारा जो पेपर था उस पेपर के ऊपर जाकर टकराता है। उस टकराने को हमने क्या कहा? इम्पैक्ट कहा। तो जैसे ही उस पेपर पे टकराएगा तो ये उस इंक की छाप उस पेपर के ऊपर कुछ ऐसे छोड़ देगा। इतनी बात क्लियर है इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। अब इम्पैक्ट प्रिंटर की खासियत देख लो भैया। यहाँ पे बताओ कि ये पेज के ऊपर टकराएगा तो किसी भी चीज़ के टकराने से शोर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे नॉइज़ बहुत ज़्यादा करते थे, यानी कि इनसे शोर बहुत ज़्यादा था। इनकी कॉस्ट बेशक कम थी लेकिन शोर बहुत ज़्यादा करते थे। ब्लंक जो हमारी बल्क प्रिंटिंग थी, ठीक है, वो हम इनसे कर सकते थे। यानी कि सस्ते थे ना ये। जब सस्ते थे तो इनके साथ हम ज़्यादा प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। और फिजिकल कांटेक्ट, इनकी बीमारी क्या थी कि इनमें फिजिकल कांटेक्ट में आता था पेपर, ठीक है, इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए। अब इमेज क्या है? अब इस ए को प्रिंट करना है तो ये क्या करेगा? ये एक हैमर है, ठीक है, इसको इसके ऊपर स्ट्राइक करोगे तो ये हमारी इमेज जनरेट हो जाएगी। जैसे ये इमेज हमारी जनरेट होगी तो वो क्या करेगा? पेपर के ऊपर स्ट्राइक करेगा। पेपर के ऊपर स्ट्राइक करने के कारण यहाँ पर नॉइज़ क्रिएट होगी। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में सबको पता चल गया। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में देखो क्या क्या चीज़ थी। तो प्रिंटर प्रिंट्स द कैरेक्टर। कैरेक्टर को कैसे प्रिंट करता था? स्ट्राइक करने के बाद किसके ऊपर? पहले रिबन के ऊपर करता था और जैसे ही हम प्रेस करते थे तो ये पेपर के ऊपर हमारा छाप छोड़ देता था। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर क्या होता था? हैमर होता था जिसके ऊपर हमारे लेटर्स लिखे रहते थे। अब इन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट कहा कि एक होता है कैरेक्टर प्रिंटर, एक होता है हमारा लाइन प्रिंटर। अब कैरेक्टर प्रिंटर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर टाइप करता था, लाइन प्रिंटर हमारा लाइन से करता था। तो इनके ऊपर हमारे को क्या ध्यान रखना है? यहाँ पर इनके बारे में ज़्यादा जानने से पहले हमें ये देखना है कि अब जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उनके अंदर कितनी कैटेगरीज आ गई। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर पहली कैटेगरी क्या आ गई? कैरेक्टर प्रिंटर की और लाइन प्रिंटर की। ठीक है, अब इम्पैक्ट के अंदर क्या आ गया? कैरेक्टर आ गया और लाइन आ गया। अब इसके बाद ये कहेंगे कि कैरेक्टर प्रिंटर जो थे उनको भी इन्होंने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया था। एक को कह दिया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और एक को कह दिया डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, अब इनके अंदर क्या था? अब जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर थे इनके अंदर पिंस का यूज़ करते थे। तो आपने देखा होगा जो हमारे स्पीड पोस्ट और यहाँ पर जितने भी प्रिंटर्स यूज़ करते हैं वहाँ पर जो लेटर लिखे आते हैं, जैसे कि एच लिखा होना होगा, तो ये कुछ डॉट्स 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 बनते हैं। तो यहाँ पर जो प्रिंटर यूज़ होता है वो हमारा कौन सा प्रिंटर यूज़ होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्लियर है इतनी बात?
अब डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील की बात कर ली, ठीक है। अब बात करते हैं लाइन प्रिंटर की। अब लाइन प्रिंटर के लिए भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक को कह दिया ड्रम प्रिंटर, एक को कह दिया चेन प्रिंटर। अब इनके अंदर डिफरेंस क्या होता था कि भैया इनके अंदर जितने भी लेटर्स थे, ठीक है, अब चेन प्रिंटर के अंदर क्या कर दिया, सारों को एक ही चेन के साथ कनेक्ट कर दिया है, A B C D E F G H ऐसे। और कुछ प्रिंटर जो होते थे, नॉर्मल प्रिंटर जो इम्पैक्ट वाले होते थे, उनके अंदर क्या थे, सेपरेट सेपरेट थे। अब टाइपराइटर के अंदर देखोगे तो टाइपराइटर के अंदर कोई चेन प्रिंटर तो कहलाएगा नहीं वो, ठीक है। अब चेन प्रिंटर की बात होगी। अब बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते थे, जिनके अंदर हमारा पेपर किसी भी चीज़ से टकराता नहीं था, उसके ऊपर क्या करा जाता था, स्प्रे किया जाता था इंक का। क्या किया जाता है, इंक का स्प्रे किया जाता है। अब जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं वो कैरेक्टर को कैसे प्रिंट करते हैं, विदाउट यूजिंग द रिबन। आपने उनके अंदर रिबन देखी है या फिर इंक की वो कार्ट्राइज आती है वो देखी है। इनके अंदर कार्ट्राइजेस यूज होती थी जिसके अंदर इंक भरी होती थी। these printers print a complete page at a time। ये एक ही बार में कंप्लीट पेज को टाइप कर सकते हैं, इसलिए इनको पेज प्रिंटर भी कहते हैं। अब जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है उसका दूसरा नाम क्या है, पेज प्रिंटर भी है। क्या है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स का नाम, पेज प्रिंटर। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो पेज प्रिंटर है वो क्या है। तो पेज प्रिंटर का मतलब हो गया जिनके अंदर हम इम्पैक्ट का यूज़ नहीं करते थे। यहाँ पर हमारा हैमर स्ट्राइक नहीं करता था किसके ऊपर, पेपर के ऊपर। ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसके अंदर रिबन का यूज़ नहीं होता था, तो रिबन का यूज़ किसके अंदर नहीं होता था, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर रिबन का यूज़ नहीं होता था। अच्छा, अगर रिबन का यूज़ नहीं होता था तो यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ करते थे हम, तो यहाँ पर हम यूज़ करते थे कार्ट्राइजेस का। अब इन्होंने इस नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पहले पार्ट को एक को कह दिया लेजर प्रिंटर, एक को कह दिया इंकजेट प्रिंटर। अब जिसमें लेजर का यूज़ करके प्रिंट कर रहे हैं उसको हमने लेजर का यूज़ कह दिया, और इंकजेट प्रिंटर दूसरे को हमने क्या कह दिया, इंकजेट प्रिंटर। अब जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स थे उनको कंपेयर कर दिया किसके साथ, इम्पैक्ट प्रिंटर्स के साथ। अब जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं वो क्या थे, हमारे फास्टर थे, ना तो जनरेट करते थे किसको, नॉइस को। क्वालिटी इनकी माशा अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत तगड़ी होती थी, और बहुत सारे फ़ॉन्ट्स को ये सपोर्ट भी करते थे। अब जो इम्पैक्ट प्रिंटर है, अब मेरे को बात बताओ, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर तो यहाँ पर जो ए लिखा है वही प्रिंट कर सकता है, लेकिन अगर आपको ये वाला ए लिखना है तो ये ए थोड़ी ना लिख सकोगे। इसके लिए आपको एक नया खांचा बनाना पड़ेगा, फिर वहाँ पर इसको ये स्टोर करना पड़ेगा, फिर इसके ऊपर बटन लगाना पड़ेगा कि ये वाला डिज़ाइन मुझे चाहिए, तभी जाकर आप इस डिज़ाइन के ए को प्रिंट कर सकते हो। तो लेज़र प्रिंटर की बात करते हैं। दीज आर नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर्स, दे यूज़ लेज़र लाइट्स टू प्रोड्यूस द डॉट्स। अब ये किसका यूज़ करते थे, लेज़र लाइट्स का ही यूज़ करते थे, किसको बनाने के लिए, डॉट्स बनाने को। छोटे छोटे ऐसे डॉट्स बनाते थे ताकि आपको जितने भी वर्ड्स, अब ये डॉट्स किसके बनते थे, ये डॉट्स बनते थे हमारे इंक के, जो इंक पेपर के ऊपर स्प्रे की जा रही है उसके ये डॉट्स बनते थे। अब ये डॉट्स के बनने से हमारा ये ए लेटर बन गया, ऐसे ही बी बन जाएगा, ऐसे ही सी बन जाएगा और ऐसे ही डी बन जाएगा। एडवांटेज इनकी क्या है, वेरी हाई स्पीड, ठीक है। कॉस्ट अगर देखी जाए तो कॉस्ट भी इनकी कम ही होती है, और ग्राफिक्स क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी होती है, और मैनी फ़ॉन्ट कैरेक्टर्स को ये सपोर्ट भी करते थे। डिसएडवांटेज, एक्सपेंसिव भैया आते हैं, 10-12 हज़ार रुपये के आते हैं, क्या करें, लेकिन चलते भी बहुत ज़्यादा हैं ये। अब बात करते हैं इंकजेट प्रिंटर्स की। तो छोटे मोटे काम के लिए, अगर छोटे छोटे काम हैं आपके, तो आप किस प्रिंटर को ला सकते हो, इंकजेट प्रिंटर को। अब इंकजेट प्रिंटर्स आर नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर्स, ठीक है। ये क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर बेस्ड ऑन आ रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी। दे प्रिंट कैरेक्टर्स बाय स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑनटू द पेपर। अब इसके अंदर क्या करते हैं भैया, यहाँ पर आपकी जो कार्ट्राइज लगी है उसके पीछे आपको कुछ ऐसे एक पट्टी लगाई दिखाई देती है जिसके ऊपर बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स रहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ इन स्पॉट्स से क्या निकलती है, इंक निकलती है। अब आपको एक कैरेक्टर प्रिंट करना है तो यहाँ से पेपर के ऊपर क्या स्प्रे किया जाएगा, इंक को स्प्रे किया जाएगा, ना कि ये किया जाए
कि यहाँ पे ये ए लिखा है, तो आपको एक हैमर से पहले इस ए के ऊपर इंक स्प्रे करनी है, फिर इस ए को प्रिंट करना हो पेपर के ऊपर। नहीं, ये सारा का सारा काम हमारा जो होता था वो डिजिटली होता था। तो ये बात हो गई हमारी प्रिंटर्स की। तो प्रिंटर के अंदर हमें ध्यान क्या देना है कि भैया प्रिंटर की दो कैटेगरी हैं। एक प्रिंटर को हमने कह दिया इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरे प्रिंटर को कह दिया हमने नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उसके अंदर हमारी बहुत सारी कैटेगरीज आ गई, जैसे ड्रम प्रिंटर हो गया, डेजी व्हील हो गया, लाइन हो गया, कैरेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रिंटर्स हमारे इम्पैक्ट के हैं। अगर आपसे पूछ ले कि इम्पैक्ट एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, तो इंक जेट और लेज़र, इन दो प्रिंटर्स को छोड़कर बाकी जितने भी प्रिंटर होंगे वो सारे के सारे आपके किसके एग्जाम्पल होंगे? किसके होंगे? इम्पैक्ट प्रिंटर के। किसके एग्जाम्पल होंगे? इम्पैक्ट प्रिंटर के। अब आपसे पूछ लेगा डॉट मैट्रिक्स, तो उसके अंदर छोटी छोटी पिन्स होती थी, बस इससे ज़्यादा आपसे इसके अंदर पूछने वाला नहीं है एग्जामिनर। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो है मेमोरी। अब मेमोरी के बारे में पता है सबको, भैया जो स्टोरेज का काम है वो हमारा मेमोरी का काम है। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ को स्टोर करना आपका क्या कहलाता है? मेमोरी कहलाता है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। मेमोरी का काम क्या होता है? डेटा को स्टोर करना या फिर इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना। अब इंस्ट्रक्शंस का सेट बन जाता है अगर, तो उसी को हम क्या कह देते हैं? यहाँ पर प्रोग्राम्स कह देते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज़ द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर। ये स्पेस कहाँ पर होता है? कंप्यूटर के अंदर होता है, जहाँ पर डेटा को प्रोसेस किया जाता है एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड। और इस डेटा को प्रोसेस करने के लिए जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी उनको हम कहाँ पर रखते हैं? इसी मेमोरी के अंदर रखते हैं। अब इस मेमोरी को हमने कई पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। अब ये मेमोरी कैसी होती है? ये होती है हमारी सेल्स के टाइप में। द मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सेल। इसके अंदर हजारों करोड़ों सेल्स होते हैं जिनके अंदर हमारा ये डेटा 1001 ये हमारा स्टोर होता है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मेमोरी है उसको हमने 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक मेमोरी को हमने कह दिया कैशे मेमोरी, एक को कह दिया प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी। एक को क्या कह दिया? प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, या फिर डायरेक्ट अगर नाम लोगे तो इसको हम कह देते हैं रैम। क्लियर है इतनी बात? और एक मेमोरी हो गई हमारी एक्सटर्नल मेमोरी, और दूसरी क्या हो गई हमारी? एक्सटर्नल मेमोरी, जिसको हमने सेकेंडरी मेमोरी कह दिया। जिसको हमने क्या कह दिया? सेकेंडरी मेमोरी कह दिया। वेट अ मिनट गाइस, जिसको हमने क्या कहा था? सेकेंडरी मेमोरी कहा था। अब यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी है, और तीसरी मेमोरी क्या है? हमारी कैशे मेमोरी है। अब सबसे पहले हमारी कैशे मेमोरी की बात करेंगे हम। अब जो कैशे मेमोरी होती है, तो इस कैशे मेमोरी कैसी होती है? बहुत ज़्यादा स्पीड। अगर तीनों मेमोरी को हम कंपेयर करें, देखो, अगर कैशे को कंपेयर करूं, प्राइमरी को कंपेयर करूं या फिर सेकेंडरी को कंपेयर करूं, तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी हमारी कौन सी होती है? कैशे मेमोरी होती है। किसके साथ कंपेयर करने पर? इस प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के साथ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेरे को अरेंज करके दो कि ये सेकेंडरी मेमोरी है, ये हमारी प्राइमरी मेमोरी है और ये कैशे मेमोरी है, तो फास्टेस्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? तो आप बताओगे जो कैशे है हमारी वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है। फिर आपसे कहेंगे कि उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी फास्टेस्ट है, तो आप उठाओगे और कहोगे ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो हमारी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। और तीसरे नंबर पे आती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है कि कैशे मेमोरी हमारी फास्टेस्ट मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी से भी ज़्यादा फास्ट होती है। अब कैशे मेमोरी इज़ ए वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच इज़ स्मॉल इन साइज बट फास्टर देन द मेन मेमोरी। ये भैया साइज़ में बड़ी छोटी होती है लेकिन फास्टेस्ट होती है। अब साइज़ में जितनी ज़्यादा छोटी है तो इसकी कॉस्ट भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी आपकी ज़्यादा सस्ती पड़ती है इन कंपैरिजन टू द कैशे मेमोरी। अब मेन मेमोरी क्या है हमारी? सबको पता है, रैम। अब आप देखोगे
कि अगर आपके फ़ोन में आपने देखा होगा कि आपको रैम तो देते हैं 4 GB या फिर 6 GB, ठीक है, लेकिन आपने कभी ये देखा है कि जो सेकेंडरी मेमोरी है वो आपको कितनी कितनी देते हैं? बताओ। 64 GB दे देंगे या फिर 128 GB दे देंगे। तो ये बताओ कि 128 GB 64 GB ये दे रहे हो तो भाई प्राइमरी मेमोरी क्यों नहीं दे देते? क्योंकि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो हमारी फास्ट होती है, फास्ट है, प्लस में उसके अंदर कॉस्ट ज़्यादा आती है उसको बनाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर जो सेमीकंडक्टर्स यूज़ किए गए हैं वो ज़्यादा बेटर क्वालिटी के होते हैं हमारी सेकेंडरी मेमोरी से, प्लस में साइज़ भी छोटा होता है। तो अगर ऐसी ही बात देखी जाए प्राइमरी मेमोरी और कैशे के अंदर, तो जो कैशे मेमोरी होगी हमारी उसकी साइज़ हमारी प्राइमरी मेमोरी से भी छोटी होती है और प्राइस हमारी कैशे की ज़्यादा होती है और प्राइमरी की कम होती है। तो सेम कंडीशन हमारी प्राइमरी और कैशे की बनती है जैसी ही हमारी कंडीशन बन रही थी सेकेंडरी मेमोरी के साथ। अब यहाँ पर आपसे कह दिया कि यहाँ पर तो ये 512 KB या 4 KB या 12 KB की ही कैशे मेमोरी दी है, तो भैया इतनी कम क्यों दी है रैम? तो वही सवाल आपका इस इधर आके अटकता है कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कम क्यों होती है सेकेंडरी मेमोरी से? क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट के अंदर फ़र्क होता है। जो कंडक्टर्स हम यूज़ करते हैं, सेमीकंडक्टर्स जो हम यूज़ करते हैं, प्लस में जो उसकी साइज़ होती है, इन सब चीज़ों के कंडीशंस के कारण इनके रेट डिफ़र करते हैं और इनकी स्पीड डिफ़र करती है। अब सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर के पास हमारी कौन सी मेमोरी होती है? तो जो चीज़ माइक्रो प्रोसेसर के पास ज़्यादा होगी, जितनी पास होगी वो चीज़ हमारी उतनी ही फास्ट होगी। अगर यहाँ पे ये मेरा प्रोसेसर रखा है और इसके पास एक ही कदम पे हमारी कैशे मेमोरी है, तो एक बात बताओ, अगर मैं इससे कहता हूँ कि मुझे 10 रुपये दे, तो ये कैशे मेमोरी एक स्टेप के अंदर, पहले एक ही स्टेप के अंदर माइक्रो प्रोसेसर को 10 रुपये देकर आ जाएगी। लेकिन अगर मैं कहता हूँ मेन मेमोरी को कि मेमोरी जी मेरे को 10 रुपये दो, तो पहले उठकर जाएगी, एक स्टेप लेगी, ये 1 स्टेप हो गया, फिर दूसरा स्टेप होगा, फिर तीसरा स्टेप होगा, फिर उसके बाद चौथे स्टेप के अंदर ये माइक्रो प्रोसेसर के पास पहुंचेगी। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर से सबसे पास में कौन सी होती है हमारी कैशे मेमोरी, दूसरे नंबर पे कौन होती है मेन मेमोरी, और तीसरे नंबर पे कौन होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, जो अलग से प्लेस की जाती है। क्लियर है? जिनको हम प्लेस करते हैं किसकी हेल्प से? बसेस की हेल्प से। अब जो कैशे मेमोरी होती है हमारी, कैशे मेमोरी को भी हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। कैशे मेमोरी को भी हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा। आपने सुना होगा L1, L2 और L3। तो इनका मतलब क्या हुआ? L1 का मतलब हुआ लेवल 1, L2 का मतलब हुआ लेवल 2, L3 का मतलब हुआ लेवल 3। L3 का मतलब क्या हुआ? लेवल 3। अब इनके अंदर भी डिफरेंस है। L1 मेमोरी जो होती है, L1 कैशे मेमोरी जो होती है वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होती है, वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होती है। L2 हमारी इन कंपैरिजन L1 से कम फास्ट होती है और L3 हमारी क्या करती है? और भी कम होती है फास्ट। ठीक है, जैसे जैसे नीचे गिरेगा पॉइंट वैसे वैसे इनकी स्पीड के अंदर भी अंतर आएगा। अब जो L1 मेमोरी होती है हमारी, ठीक है, इस L1 को हमने क्या कहा है यहाँ पर देखोगे तो L1 इज़ आ लेवल 1 कैशे मेमोरी, या फिर इसको हम L1 कैश मेमोरी भी कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ कैशे मेमोरी अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी इज़ प्रेजेंट। अब इसके अंदर क्या होती है? L1 के अंदर बहुत ही छोटी मेमोरी प्रेजेंट होती है, ठीक है, और ये कहाँ पर होती है? ये बिल्कुल CPU के ऊपर होती है भैया, बिल्कुल CPU के ऊपर। CPU क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। इफ़ CPU हैज़ 4 कोर्स, अगर CPU आपका क्वाड कोर प्रोसेसर है जिसके अंदर 4 कोर हैं, तो इन चारों के लिए जो L1 मेमोरी होगी वो अलग अलग होगी और सेपरेट होती है। लेकिन अगर इन कंपैरिजन हम बात करें L2 से, तो L2 की शेयर्ड भी हो सकती है, यानी कि कंबाइंड भी हो सकती है। अब इसकी मेमोरी साइज़ की बात कर लो तो इसकी मेमोरी रेंज कितनी होती है? 2 KB से 64 KB के बीच में होती है। देखो इतने में क्या ही कर लेंगे, लेकिन 4 KB की रैम से तो भैया कहाँ पहुँच गए थे? चांद पे पहुँच गए थे हम। अब L1 कैशे में फर्दर हैज़ 2 टाइप्स ऑफ कैशे। अब L1 के अंदर भी 2 टाइप्स होती हैं। एक का काम होता है इंस्ट्रक्शन डेटा को संभालना और एक का काम होता है केवल और केवल डेटा की बात करना। क्लियर है? तो L1 कैशे के अंदर एक होता है इंस्ट्रक्शन कैशे और एक होता है डेटा कैशे, विच स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड बाय द CPU।
ठीक है। अब CPU के जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको स्टोर करने का काम कौन सी कैशे मेमोरी करती है? इंस्ट्रक्शन कैशे करती है। और डेटा, ठीक है, और डेटा को स्टोर करने का काम कौन सी करती है? डेटा कैशे करता है, ठीक है। तो जो L1 मेमोरी हो गई या फिर हमारी कैशे मेमोरी हो गई, कैशे मेमोरी भी हमारी कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है? 2 पार्ट्स के अंदर। पहले पार्ट को हमने कह दिया इंस्ट्रक्शन कैशे, दूसरे पार्ट को कह दिया डाटा कैशे। डाटा कैशे का काम है डेटा को स्टोर करने का, इंस्ट्रक्शन कैशे का काम है इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने का। अब प्लस माइनस क्या है? इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको स्टोर करने का काम हमारा किसका है? इंस्ट्रक्शन कैशे का काम है। अब बात करते हैं L3 की। अब L3 के अंदर देखोगे तो यहाँ पर इस L2 की बात करेंगे तो L2 हमारी लेवल 2 कैशे कहलाती है, ठीक है। ये हमारी CPU के अंदर हो भी सकती है या CPU से बाहर इसको बसेस के थ्रू भी CPU के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। इतनी बात क्लियर है? तो all the cores of the CPU can have their own separate, ठीक है, can have their own separate L2 cache or they can share one L2 cache among themselves। अब यहाँ पर एक ही L2 कैशे हो भी सकता है या फिर अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग L2 कैशे भी हो सकता है। तो हमने देख लिया कि यहाँ पर देखो ये गारंटी नहीं है कि आपको सबके लिए सेपरेट ही कैशे मेमोरी मिलेगी हर कोर के लिए, लेकिन L1 के अंदर ये गारंटी थी कि पर्टिकुलर हर कोर के लिए हमारे पास क्या होता था? अलग कैशे मेमोरी होती थी। अब इसकी साइज रेंज की बात करेंगे तो यहाँ पर ये हमारी 256 KB से 512 KB तक चली गई। और अगर इसकी स्पीड की बात करेंगे तो ये हमारी स्लो होती है किसके कंपैरिजन में? L1 कैशे के कंपैरिजन में। ऐसे ही हमारी L3 आ गई, L3 लेवल 3 हो गई। और ये भी हमारी हर किसी प्रोसेसर के अंदर अवेलेबल हो ये ज़रूरी नहीं हो, ये हमारे सम हाई एंड प्रोसेसर्स के अंदर होती है। और दिस कैशे यूज टू इनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ लेवल 1 एंड लेवल 2। अब ये क्या करती है? परफॉर्मेंस को इंक्रीज करती है। किसके परफॉर्मेंस को? लेवल 1 के परफॉर्मेंस को या फिर लेवल 2 कैशे के परफॉर्मेंस को। ये भी हमारी सेम ही कंडीशन होती है इसके साथ भी, या तो ये CPU के ऊपर मिलेगी, अगर CPU के ऊपर नहीं मिली तो ये हमारी बाहर शेयर्ड मेमोरी की तरह भी काम कर सकती है। रेंज कितनी है इसकी? 1 MB टू 8 MB। अब ये किससे स्लो होगी? ये L1 से भी स्लो है और L2 से भी स्लो है, लेकिन ये फास्ट किससे होती है? हमारी रैम से फास्ट होती है। यानी कि भैया सबसे पहले L1 आई, फिर आई L2, फिर आई L3, फिर उसके बाद आई रैम, फिर उसके बाद रैम के बाद कौन आया? फिर आई हमारी सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क। अब इनके साथ 2 टर्म्स और पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर कि भैया मुझे ये बताओ कि कैशे हिट और कैशे मिस होता क्या है। तो कैशे हिट क्या होता है? जब भी हमारा डेटा हम ढूंढने चलते हैं मेमोरी के अंदर तो हमारा सबसे पहले अगर कैशे मेमोरी के अंदर ही हमारा डेटा मिल जाता है तो उसको हमने कह दिया कैशे हिट। इफ़ डेटा इज़ फाउंड इन द कैशे मेमोरी, आपने क्या किया? आपने क्रोम के अंदर विंडो खोली और क्रोम के अंदर आप क्या कहते हो कि भैया मुझे विजडम की इस साइट के ऊपर जाना है। तो जब फर्स्ट टाइम आप क्लिक करोगे तो ये आपकी कैशे मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं होगा, तो ये आपका सारा का सारा डेटा लेगी रैम से। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी आप खोलोगे तो टेम्परेरी फाइल की तरह ये आपकी कैशे के अंदर स्टोर रहेगा। तो वहाँ से जब ये डाटा उठा लेगा तो इस डाटा को उठाने का काम जो हुआ उसको हमने क्या कह दिया? कैशे हिट। अब अगर मैं कैशे से ही अपना डेटा उठा लेता हूँ, इसका मतलब क्या है कि मेरे प्रोसेसर को ज़्यादा टाइम नहीं लगा और इसने जो काम किया वो ज़्यादा जल्दी किया है। इसका मतलब कि प्रोसेसर को वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है यहाँ पर। लेकिन अगर हमारा वही डेटा हमारा कैशे मेमोरी के अंदर ना मिलके उसको मेन मेमोरी में मिलता तो उस कंडीशन को हम क्या कह देते हैं? यहाँ पर कैशे मिस कह देते हैं, इसको कैशे मिस कहते हैं इसको। क्लियर? अब इसके एडवांटेज की बात कर लो तो एडवांटेज में आपको पता है कि कैशे मेमोरी हमारी फास्टर होती है। किसके कंपैरिजन में? मेन मेमोरी के अंदर। हमने ये भी बात कर ली कि L1 सबसे तेज होगी, उसके बाद L2 होगी, उसके बाद L3 होगी, फिर हमारी
रैम यानी कि प्राइमरी मेमोरी होगी। ये हमारी टाइम जो है एक्सेस का यानी कि किसी भी काम को करने का मेन मेमोरी के कंपैरिजन में कम ही लेती होगी, इसलिए ये कॉस्टली भी है हमारी। ये क्या करती है, स्टोर द प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब ये उसी प्रोग्राम को स्टोर करके रखती है जो भाई बहुत कम टाइम के अंदर करना हो। अब ये बताओ कि किसी प्रोग्राम को इसने स्टोर करके रख लिया और उसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये बताओ ना, इसका जो काम था प्रोसेस को फास्ट करने का, वो काम तो इससे हमने लिया ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि उस मेमोरी का यूज़ हम कर ही नहीं पाए। इट स्टोर डेटा फॉर टेम्प्रेरी यूज़। अब ये डेटा को स्टोर क्यों करती है और किस हिसाब से करती है, टेम्प्रेरी हिसाब से करती है भैया, कि आ तेरा काम हो गया तू जा। ठीक है। इसकी डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो ये कहता है कि कैशे मेमोरी हैज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी। भैया कैपेसिटी लिमिटेड है, आप बढ़ा भी सकते हो, पैसा दो कैपेसिटी बढ़ जाएगी और ये हमारी एक्सपेंसिव होती है। तो ये बात थी हमारी कैशे मेमोरी की। अब बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में सबको पता है कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, या फिर मेन मेमोरी। ठीक है, तो मेन मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी होल्ड ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच द कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि भैया एक काम करो कि रैम जो है अपने कंप्यूटर से निकाल कर फेंक दो, जो रैम आपने डाली हुई है कंप्यूटर के अंदर वो निकाल के फेंक दो, तो क्या आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो पाएगा? नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके सिस्टम को रन करने के लिए सबसे पहले वो जाएगा किसके पास, आपकी स्टोरेज डिवाइसेस के पास, जहाँ पर आपकी विंडोज़ स्टोर है। वहाँ से उस डेटा को उठाकर कहाँ फेंकता है, वो रैम के पास फेंकता है कि रैम भैया अब अपने काम पे लग जाओ। रैम का काम क्या है, तेज़ी से उस सारे डेटा को किसके पास लेके जाना, प्रोसेसर के पास लेके जाना। अब यहाँ पर ये बताओ, अगर मैं यहाँ पर रैम यूज़ कर रहा था 2 GB की, ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने रैम चेंज करने का मन बनाया और रैम लगाने का मैंने सोचा 8 GB की रैम। अब एक बात बताना, मैंने अपने सिस्टम को बंद कर दिया, टर्न ऑफ कर दिया, मैंने उसके बाद उसके डब्बे को खोला, CPU में से अपनी रैम को हटाया और रैम को हटाने के बाद मैंने नई 8 GB की रैम लगा दी, तो क्या मेरा डेटा लॉस हो गया होगा? बताओ जल्दी से। तो क्या मेरा डेटा लॉस हुआ होगा इसके अंदर? तो इसका आंसर आपके सामने आएगा, नहीं सर, इसका डेटा लॉस नहीं हुआ, क्योंकि ये मेमोरी तो वैसे भी जैसे ही आपने टर्न ऑफ किया अपने आप ही इरेज हो जाती है। यानी कि लाइट गई, बात ख़त्म। लाइट है, प्राण है जब तक प्राण है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी चली गई मेरे अंदर के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तो इस मेमोरी को हम किसके लिए यूज़ करते हैं, होल्ड करने के लिए। टेम्परेरी होल्ड करती है ये भी परमानेंट होल्ड नहीं करती है, टेम्परेरी होल्ड करती है डेटा को और इंस्ट्रक्शन को जिसकी हमारे CPU को, प्रोसेसर को ज़रूरत होती है। ठीक है, जिसके ऊपर वो काम कर रहा होता है। इट हैज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी एंड डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। अगर हमने उसको टर्न ऑफ कर दिया है तो भी ये खाली होकर घर जाती है, अपने झोले के अंदर कुछ लेकर नहीं जाती है। ठीक है, और अगर हमारी विंडो भी उड़ गई तो भी इसको कोई लेना देना नहीं है। नई विंडो डलेगी तो वो भी किसके अंदर डलेगी, या तो आपकी SSD के अंदर डलेगी या फिर आपकी HDD के अंदर डलेगी। इतनी बात क्लियर है। इट इज़ जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर, ये भी सेमीकंडक्टर की बनी होती है। दीज मेमोरी आर नॉट एज फास्ट एज रजिस्टर। अब यहाँ पे कंपैरिजन कर दिया है रजिस्टर्स के साथ कि ये रजिस्टर इतनी तेज नहीं होती है। द डाटा एंड द इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस्ड रिसाइड इन द मेन मेमोरी। अब यहाँ पे क्या कहता है ये कि जो जितना भी डेटा होता है वो हमारा कहाँ पर पड़ा रहता है, यहाँ पर प्रोसेसर को जो भी डेटा चाहिए होता है वो हमारा मेन मेमोरी के अंदर आ जाता है उठकर। और जब आप बूट करते हो तो बूट करने के टाइम पर ये सेकेंडरी मेमोरी से जितना भी डेटा होगा माइक्रो प्रोसेसर अपना कहाँ पे मंगवा लेता है, रैम के अंदर मंगवा लेता है। तो रैम का काम क्या होता है कि स्पीड मैच करना। ठीक है, स्पीड मैच किसके साथ करता है, ये प्रोसेसर के साथ। अगर यही काम हमारा प्रोसेसर इस सेकेंडरी मेमोरी के साथ करता तो हमारे को क्या वो स्पीड मिलती, हमारा सिस्टम 1-1, 2-2 साल के अंदर खड़ा होता भैया, चालू होता। ठीक है, फिर तो हम बैठे ही रहते आराम से कि आज सर ने वीडियो बनाई होगी 2 साल के बाद तो अपडेट कर ही देंगे। तो ये काम होता है हमारा रैम का।
तो रैम के अंदर जितना भी डेटा होता है वो टेम्परेरी होता है हमारा, ठीक है। कैशे के अंदर जितना डेटा होता है वो भी टेम्परेरी होता है, क्योंकि उनके लॉग्स बनते हैं, वो लॉग्स से उठाते हैं वहाँ पर। तो जो कैशे होती है ना वो परमानेंट डेटा को स्टोर करके रखती है, रैम जो है वो भी डेटा को स्टोर करके नहीं रखती है। अब बात करते हैं, इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, एक को कह दिया रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक को कह दिया रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब आपने बहुत सारे टीवी, फ्रिज, ठीक है, ये सारे देखे होंगे जिनके अंदर डेटा स्टोर रहता है। अब ये डेटा स्टोर रहता है, आपने वॉशिंग मशीन चलाई, उसके अंदर सारे के सारे कंट्रोल्स के लिए आपको एक फॉर्मेट दे दिया कि यहाँ 20 मिनट में ये बटन दबाओगे तो 20 मिनट कपड़े धुलेंगे, यहाँ पर अगर ये बटन दबाओगे तो इस 20 मिनट के अंदर ये कपड़े धुलकर सूख भी जाएंगे। तो भैया ये डेटा क्यों नहीं डिलीट होता? तो ये वाला डेटा जो होता है वो हमारा किसके अंदर स्टोर होता है? वो होता है हमारा रोम के अंदर। किसके अंदर? ROM, रीड ओनली मेमोरी, जिसके अंदर हम एडिट नहीं कर सकते, जिसको हम एडिट नहीं कर सकते, जिसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते। तो एक ऐसी मेमोरी भी होती है जिसके अंदर ये एक बार मैन्युफैक्चर डेटा डाल देगा, वो परमानेंट सदा के लिए उसके पास ही रहेगा। अब ये थोड़ी ना कि आपने वॉशिंग मशीन ऑन करी है, उसके अंदर रोज़ नया प्रोग्राम डाल रहे हो, कभी कभी करप्ट हो सकता है, क्योंकि मेमोरी करप्ट हो सकती है, वहाँ पे सेमीकंडक्टर तो है जो कि ख़राब भी हो सकते हैं। तो हमने दो तरीके की मेमोरी देख ली यहाँ पर, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर एक की बात करी तो एक को हमने कहा रैम और एक को कहा रोम। तो रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें सडन डेटा आता है, वो डेटा प्रोसेस होता है और उसके बाद वो डेटा ख़त्म हो जाता है। रोम की बात करेंगे, डेटा परमानेंटली इसके अंदर फिक्स होता है, ठीक है। डेटा परमानेंटली इसके अंदर फिक्स होता है। कौन डाल के भेजता है? मैन्युफैक्चर डाल के भेजता है इसके अंदर, जिसका काम क्या होता है? केवल ऑपरेट करने का, किसी को इंस्ट्रक्शंस देने का, ठीक है। इसके अंदर किसी भी टाइप के मैनिपुलेशंस नहीं होते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन मेमोरी की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन मेमोरी देखोगे तो ये सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, इसको मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं हम, और ये वॉलेटाइल होती है। अब आपके पास दो वर्ड्स आते हैं, एक वर्ड का नाम होता है वॉलेटाइल, एक को कहते हैं हम नॉन वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल वो होती है जो टेम्परेरी होती है, जैसे कि हमारी रैम। अब रैम जो है हमारी वॉलेटाइल है, अगर हल्का सा थप्पड़, वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? क्षणिक, ठीक है। अगर आप क्या करते हो कि दूसरा बंदा आपके सामने खड़ा है, आपको उसके बारे में पता है कि ये एक थप्पड़ में छेड़ देगा, तो आप क्या कहोगे? ये तो बंदा वॉलेटाइल है भाई, इसको मत बोलो कुछ। या फिर आपने उसके ऊपर कोई कमेंट मारा और वो रोने लग गया, तो वो बंदा किस टाइप का हो गया? हमारा वॉलेटाइल। तो ऐसे ही हमारी रैम जो होती है वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है। सारा का सारा संबंध इसका प्रोसेसर के साथ है। जब तक बिजली आ रही है डेटा है, बिजली गई डेटा गया, ठीक है। तो इसका मतलब किसके साथ होता है? केवल और केवल इलेक्ट्रिसिटी के साथ। जब तक आप इसको करंट देते रहोगे ये डेटा को स्टोर रखेगी, और जैसे ही लाइट गई, आपकी इलेक्ट्रिसिटी आपने इससे छीन ली, तो ये रोने लग जाती है और सब कुछ उड़ा देती है। डेटा इज लॉस्ट इन केस ऑफ पावर इज स्विच्ड ऑफ, इट इज़ द वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये वर्किंग मेमोरी होती है, क्योंकि भैया जितना भी एग्जीक्यूशन होता है, जितने भी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस होना होता है, वो सारा का सारा काम हमारा कहाँ पे होता है? रैम के अंदर। ये हमारी किससे फास्ट होती है? हमने सबसे पहले इसकी बात करी थी कि ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट होती है। अ कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी। भैया आपने प्राइमरी मेमोरी निकाल दी, डेटा तो आपका हार्ड डिस्क से उठ के आ ही नहीं पाया, क्योंकि जिस जगह पर उसको मिलना था वो जगह ही आपने उससे छीन ली है। अब यहाँ पर आपने अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया है और यहाँ पर आपने पार्क ही नहीं छोड़ा, वहाँ पे बिल्डिंग बना दे, तो भैया ऊपर जाने के लिए भी तो जगह चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहें और ध्यान से पढ़ते रहें, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम अब बहुत जल्दी होने वाले हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।